अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खसूसी सेहत प्रोग्राम। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुल्ताना, मारूफ यूनानी मॉलेज, ऑल इंडिया यूनानी फेडरेशन आंध्र प्रदेश की कोऑर्डिनेटर और कबीर यूनानी इनफर्टिलिटी सेंटर अशोक नगर कन्नूल से वाबस्ता हैं। आज हम इनसे यूनानी तिब, इसकी अफादियत, जदीद दौर में इसके किरदार और अवामी सेहत के हवाले से अहम गुफ्तगू करेंगे। तो डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। हम चाहते हैं कि आप भी, हमने तो आपका तारुफ किया है, लेकिन आप भी अपने बारे में कुछ बताएं। आई एम डॉक्टर शेख शाहिदा सुल्ताना। मेरे को आके डॉक्टर सुल्ताना के नाम से जानी जाती हूँ मैं। और इनफर्टिलिटी सेंटर है मेरा कबीर यूनानी इनफर्टिलिटी सेंटर। AIUF की मैं AP कोऑर्डिनेटर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 26 ईयर्स से मेरा यूनानी मेडिसिन का चल रहा है। मेरा एक्सपीरियंस है 26 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यूनानी के ताल्लुक़ से, तो मैं ये सबसे पहले जानना चाहूँगी कि यूनानी तिब क्या है, इसके उसूल क्या हैं, इसके ताल्लुक़ से आप बताएं, और फिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में भी। ये यूनानी मतलब यूनान कंट्री से शुरू हुआ ये यूनानी मेडिसिन। अक्सर लोग इसे कहते हैं कि अरबिक या मुस्लिम्स मेडिसिन है कहें, क्योंकि ये आके है ना 4000 ईयर से चल रहा है यूनानी का। और इसमें आके है ना, ये मेन यूनानी में आके है ना ग्रीक्स बोल के जो कंट्री है वहाँ से आया है। और इसके मेन यूनानी मेडिसिन के जो फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन एस्क्लोपस बोल के है ना, यूनानी गॉड फादर है यूनानी के। इसको वहाँ से शुरू है इसका, तो इसकी शुरुआत वहाँ से हुई। जी, और एक लोगों के जैसे कि आवाम के दिमाग में रहता है कि एलोपैथी और यूनानी क्या डिफरेंस है इसमें, इसके ताल्लुक़ से भी बताएं। अक्सर लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि एलोपैथी क्या है और यूनानी क्या है, तो इसके बारे में यूनानी और एलोपैथिक में क्या है, ये यूनानी आके हर्ब से यानी कि पूरी जड़ी बूटियों से बनती हैं। इसमें किसी तरीके का केमिकल नहीं होता है। तो इसमें आके जो एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट है ये केमिकल आइटम्स होते हैं इसमें, और इसमें लॉट ऑफ डिफरेंट है ये। और क्या यूनानी इलाज जो साइंस की बुनियाद पर की जाती है, इसके बारे में भी बताएं। साइंस की बुनियाद में, साइंस तो कह सकते हैं इसे, लेकिन ये पूरे हर्ब्स के ऊपर काम होता है। इसमें केमिकल से काम नहीं करते हैं। इसे भी वन टाइप ऑफ साइंस ही बता सकते हैं, क्योंकि बिना साइंस के कोई काम नहीं होता। और एलोपैथी के ट्रीटमेंट्स में आके है ना साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। यूनानी में 99% इसके चांसेस साइड इफ़ेक्ट के नहीं है। ये बच्चे से लेके बड़े तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि एक सवाल हमारा है कि यूनानी दवाएं जो होती हैं किन अज्जा पे तैयार की जाती हैं, इसके बारे में भी बताएं कुछ। ये किन अज्जा पे मतलब हर रकम का डिसीज़ के ऊपर, हर रकम नहीं, क्या मतलब क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि जड़ी बूटी रहती है, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं इसमें फ्रूट से, और आगे इसके जड़ी यानी कि झाड़ के हर हिस्सा, हर पत्ता से लेके जड़ तक उसकी पूरी चीज़ों से दवाइयाँ बनते हैं। और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि जो मिजाज होता है पेशेंट्स का, जो मरीज़ का मिजाज होता है वो क्या होता है, और इलाज में उसकी क्या अहमियत है। मिजाज इंसान के मिजाज के हिसाब से लेंगे तो अपने पास जब पेशेंट आते हैं तो पेशेंट की मिजाज देखी जाती है। इसमें सर्द, गर्म और हर तरह के 4 मिजाज होते हैं इसके। ये मिजाज पेशेंट का क्या है, उसकी बलगमी मिजाज क्या है, वो देखने के बाद ही उसके हिसाब से ही हम ट्रीटमेंट देते हैं और दवाई वो हिसाब से ही बनाते हैं। अब एक और सवाल मैं पूछूंगी आपसे, आजकल जो चल रहा है यूनानी तिब से, इसमें कहते हैं कि यूनानी तिब जो है मुस्लिम्स के लिए, तो लेकिन आजकल मुसलमान ही इससे दूर हो जा रहे हैं यूनानी इलाज से, तो इसके बारे में आप क्या सजेशन देंगी। मैं इसमें सजेशन ये दे सकती हूँ कि पहली बात, लोगों को इसका इल्म नहीं, यूनानी मेडिसिन के बारे में इल्म नहीं। ये पूरे वर्ल्ड वाइड चलती है दवाई, स्पेशली सऊदी अरबिया में, ईरान, इराक़ वगैरह अरबी कंट्रीज जहाँ जहाँ पे है वहाँ पर यूनानी ही चलती है दवाई। अगर किसी को, हमारे मुस्लिम्स लोगों को, इंडियन मुस्लिम्स स्पेशली, ये लोगों को यूनानी का तजुर्बा नहीं है, उसके बारे में मालूम नहीं है, उसका ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट के बारे में मालूम नहीं, वो लोग क्या करते हैं कि किसी के कहने के ऊपर सीधे एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे ही जाते हैं। वो यूनानी से बहुत दूर हो रहे हैं। मैं वो लोगों को ये कहना चाहूँगी,
अगर आपके पास कहीं भी रहते कोई यूनानी डॉक्टर भी रहा, आपको कोई बड़े से बड़ा डिसीज़ है, आपको जैसे कि आपको कैंसर हो या किडनी स्टोन हो, स्किन डिसीजेस हो या गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो, पाइल्स फिस्टुला फिशर हो या एनी आपको नी जॉइंट्स पेन है, रोमांटिक पेन है, कुछ भी रहने दो, आपके हेयर फॉलिंग से लेते हुए नेल तक भी आपको कोई भी बीमारी रही तो आप यूनानी ट्रीटमेंट आप ये लें, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और परमानेंट रिज़ल्ट होता है वो, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता स्पेशली। और एक सवाल है मेरा कि आजकल यूनानी तिब में कौन से ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं, किस तरह के मर्ज़ देखे जा रहे हैं आजकल मरीज़ों में? हाँ, तो ये ज़्यादा मर्ज़ तो आज का प्रेजेंट आके है ना, जो फास्ट फूड्स और जंक फूड्स खाने की वजह से लोगों के अंदर आके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पाइल्स फिस्टुला फिशर, ये किडनी स्टोन का, स्किन डिसीज़ का बहुत ज़्यादा है केसेस ये। और ये लोगों को ये चीज़ों से परहेज़ रहना बेहतर है। और प्रेजेंट इनफर्टिलिटीज़ वेरी वेरी बहुत ही ज़्यादा हो गई है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम मेल और फीमेल में भी। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम रहा तो बेस्ट रिज़ल्ट आपको यूनानी ट्रीटमेंट ले लेने। जी, जैसे कि अक्सर आवाम के दरमियान दिली में कन्फ्यूजन रहता है कि यूनानी दवाओं से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं क्या? तो इस बारे में आप नाज़रीन को क्या कहेंगे कि आयुर्वेदिक जैसे कि है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, इन इलाज से, दवाओं से कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? पहला मैं एक सही सवाल बताऊंगी मैं आपको कि आयुर्वेदिक और यूनानी में डिफरेंस। यूनानी और आयुर्वेदिक में अक्सर लोगों में क्या रहता है, यदि आयुर्वेदिक मंदुला बोल के ऐसा पूछते हैं आके, या आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन बोलते ये क्या नई चीज़ है बोल के बोलते। तो आयुर्वेदिक जब ये 4000 बिफोर से ये मेडिसिन चल रहा है, तो आयुर्वेदिक भी उस टाइम पे आयुर्वेदिक दवाई और दूसरे भी चल रहे थे उस वक्त, यानी कि कई दवाइयों के साथ यूनानी भी ट्रीटमेंट चल रहा था। तो आयुर्वेदिक के अंदर हमारे यूनानी में डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज़ का है, वहाँ पर पाउडर फार्म, कैप्सूल फार्म ये दो देते हैं। अपने पास आके पाउडर फार्म, कैप्सूल फार्म और हम लोग हनी इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं हमारी दवाएं से, जिसकी वजह से जो माजून कहते हैं, हलवा बोलते हैं लोग, माजून बनता है और शरबत बनाते हैं अपन। तो ये इसमें हमारे इसमें आयुर्वेदिक और यूनानी में यही डिफरेंट है। दवाई दो सेम ही, पर उनका संस्कृत नेम रहता, अपना फारसी और अरबिक नेम रहता है। और दूसरी आय क्या है ना, इसमें हनी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बस इतना डिफरेंट, दूसरा क्या नहीं। इसका साइड इफ़ेक्ट भी कुछ भी नहीं, ना आयुर्वेदिक का साइड इफ़ेक्ट है ना यूनानी का साइड इफ़ेक्ट है, और इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता। अब रही आपका और एक सवाल था कि ये इससे साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें आप, तो साइड इफ़ेक्ट तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल नहीं साइड इफ़ेक्ट। आप कहीं भी आप यूनानी दवाई इस्तेमाल करें पर इसका साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है। गलती से भी अगर आपकी दवाई घर में कोई बच्चा मीठी सी चीज़ है बल्कि इस्तेमाल भी कर दिया तो वो बच्चे को भी कुछ नहीं होगा। जैसे एलोपैथिक में कोई एक्स्ट्रा टैबलेट लेते हैं तो तभी बच्चे को वॉमिटिंग शुरू हो जाता है या कोमा में चले आता, ये बेहोश पड़ जाता बच्चे, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है उसमें, मोशंस हो जाते, इसमें ऐसा नहीं होता। एक और सवाल पूछ में, यूनानी इलाज जिस तरह के मरीज़ों का किया जाता है उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या एहतियात करना चाहिए वैसे मरीज़ों को? उनके डिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता। अगर वो लोगों आके कोई कैंसर पेशेंट है तो आप पेशेंट को बताऊंगी कि आप लोग आके है ना मटन चिकन वगैरह इस्तेमाल मत करो और स्वीट्स आइटम बिल्कुल नहीं लेना। कैंसर पेशेंट, स्किन डिसीज़ पेशेंट है तो वो लोग आके चिकन और फिश का इस्तेमाल नहीं करना, वेजिटेबल्स में आके थोड़े रहते ब्रिंजल वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा बीमारी के ऊपर ट्रीटमेंट के हिसाब से हम लोग परहेज़ देते हैं उनको वही चीज़ें, उनका परहेज़ ही उनका वेरी इंपॉर्टेंट रहता है उसमें। और ये एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि किस तरह यूनानी जो इलाज किया जाता है उसमें किस तरह के मरीज़ आते हैं आपके पास, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, मेरे पास तो मरीज़ आके तकरीबन मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं और मेरा इनफर्टिलिटी रहने की वजह से मेरे पास मेल और फीमेल का इनफर्टिलिटी बहुत आते केस। उसमें मेल के अंदर आके है ना स्पर्म काउंट्स बहुत कम रहते हैं। वो लोगों को आके जब सेमेन निकलता है तो बहुत कम रहता है उनका सेमेन। इसकी वजह से भी हमारा जो बाहर का जो खाद्य अपन जो फूड्स ले रहे हैं उसकी वजह से भी रह रहा। आजकल के यंग जवान बच्चियों में जो लड़कों के अंदर आके 22, 23 ईयर, 21 ईयर्स के बच्चों में सेक्सुअली वीकनेस भी आ जा रहा। ये बहुत कारण है। ये ख़ासकर इसमें स्पेशली मैं ये बता सकती हूँ कि हमारे बच्चे जो जंक फूड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फास्ट फूड्स का, उसकी वजह से ये है। लेडीज़ में आके है ना एग डेवलपमेंट्स बिल्कुल नहीं रह रही, जितना 18 mm 20 mm होना चाहिए सिर्फ 7 mm रह रहा है। इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी कंज्यूम नहीं होती, वो लोग IVF के तरफ चले जाते हैं। आप ये खाने पीने की परहेज़ करें, आपको ये प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं आएगी।
जी, जैसे कि आपने बताया कि इनफर्टिलिटी के लिए भी आपके इलाज किया जाता है, तो किस तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है उन मरीज़ों को? इस ताल्लुक से जी, बताएँ कुछ। उसमें आके है ना, पहले तो लोगों के टेस्टा करते हैं अपन। अगर कोई लेडी के अंदर एग डेवलपमेंट नहीं है, अगर उसको आके है ना बल्कि यूट्रस रहता, बच्चे यानी में सूजन रहती है उनको, और मल्टीपल सिस्ट रहते हैं वो लोग, तो आजकल मैं कई बच्चियों में देख रहा हूँ जो फर्स्ट न्यूली मेच्योर हुए रहते हैं, 12 ईयर्स 13 ईयर्स के बच्चियों में भी पीसीओडी प्रॉब्लम, पीसीएस प्रॉब्लम आ रहा है। उसकी वजह से लोगों को ब्लीडिंग भी साफ़ नहीं होता। तो ये लोगों के हिसाब से उसकी दवा बनाते हैं अपन। और मेल के अंदर आके है ना, जब मैं बताई अभी कि सेमेन काउंट या स्पर्म काउंट्स में प्रॉब्लम है उनका, तो उसके हिसाब से देख के उनका ट्रीटमेंट बना के देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका 2 महीने की सिटिंग के अंदर ही उन लोगों का रिज़ल्ट बहुत बेहतर होता है। एक और सवाल है मेरे ज़हन में कि ग़िज़ा और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी का यूनानी तिब में क्या मुक़ाम है? इस बारे में कुछ बताएँ। ग़िज़ा और सेहतमंद तो दोनों का बहुत लेन देन है। ये दोनों को बहुत ही इत्तेहाद करना पड़ता है। मिज़ाज को आके है ना, पहली बात तो हम का जो कुदरती जो भी मौसम आता है वो मौसम को तो हम तो चेंज नहीं कर सकते। वो मौसम के हिसाब से अपन खुद ही अपने आप को ग़िज़ा में तब्दील कर लेना पड़ता है। मैं इतना एडवाइस दूँगी कि आजकल जो चिकन का सीज़न चल रहा है, हर कोई बात बोलते कि हर बात चिकन खाना है, चिकन खाना है। इसको टोटली अवॉइड कर दो। उसमें स्टेरॉइड होते हैं, और आके फ़िश में भी आजकल स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा रहा है मछली को बड़ी करने के लिए। ये मत इस्तेमाल करो। आप लोग खाने में बाहर की चीज़ें मत खाओ। इसकी वजह यही मेल देल है कि अपने को खाने से ही कई बीमारियाँ आते हैं और कई प्रॉब्लम्स भी अपने अंदर पैदा होते हैं। इसे अवॉइड करें आप। जी बिल्कुल, जंक फूड जैसे कि है और उससे भी अवॉइड करना ज़रूरी है, क्योंकि असल वो ज़्यादातर सेहत पे असरअंदाज हो रहा है, सेहत पे असर हो रहा। वेट लॉस, आदमियों को ज़्यादा ओवर ये वेट हो जा रहे हैं, थायराइड का प्रॉब्लम आ जा रहा लोगों में। और मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आप नाज़रीन को क्या मशवरा देंगे? आजकल लोगों में जैसे कि मदाफ़ियती निज़ाम जो है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है ख़राब हो रहा है, तो यूनानी तिब के ज़रिए आप क्या सजेशन देंगी? मैं लोगों को पहला सजेशन यही रहेगा कि आप लोग टाइम टेबल मेंटेन करें। स्पेशली हम मुस्लिम लोगों के लिए कह रही हूँ मैं कि हमारे लोग आके है ना बहुत देर को सोते हैं, बहुत देर को उठते हैं। ये सबसे बड़ा, इस पे अपने ये चीज़ को आप हटाएंगे तो आपकी मिजाज वहीं पे 60% अच्छी हो जाएगी। और खाने वो देर से उठने में और देर से सोने में खाने का टाइम टेबल भी बदल जाता है आप लोगों का। तो आप लोग क्या करें, सुबह में वक्त पे उठें, सुबह के 5 बजे से, और रात में जल्द से जल्द सोने की कोशिश करें 10 बजे के अंदर। और आपके टिफ़िन जो भी खाने का टाइम टेबल है, सुबह का 9 बजे के अंदर, दोपहर में 2 बजे के अंदर, रात का 8 बजे के अंदर, ये दरमियान में ही अपना खाने का इस्तेमाल करें। और खाते ही सोना नहीं चाहिए आपको, वरना आपके एब्डोमिनल स्टमक पहला ख़राब हो जाएगा और लीवर पे मार पड़ेगा। इसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू होगी। आप लोग वही एक काम करें। सेकंड, आप लोगों का अपने खाने के अंदर जो भी लेकर आते हैं, जहाँ तक हो सके आप लोग वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, और मीट का इस्तेमाल भी बहुत कम कर डालें आप लोग। मैं इतना ही, मेरे एडवाइस हमेशा रहता है कि चिकन और फिश बिल्कुल ना लें। जैसे कि असल कहते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है, सेहत बड़ी दौलत है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है कहते हैं। लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है, ख़ासकर मुस्लिम्स का लाइफस्टाइल, हालांकि हमारे इस्लाम में है कि सुबह जल्दी उठो और जल्दी सो जाओ, लेकिन नॉन मुस्लिम इसको फॉलो कर रहे, लेकिन मुस्लिम्स फॉलो नहीं कर रहे, और इसी वजह से ज़्यादातर बीमारियां उन्हें लपेट ले रही हैं। तो इसके ताल्लुक़ से भी बताएं कि आवाम को किस तरह का लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें, पहले सुबह क्या किस तरह की मॉर्निंग शुरुआत की जाए, फिर नाइट में क्या किया जाए, और किस तरह यूनानी तिब को फॉलो किया जाए। एक तो पहली बात, आजकल लोग है ना डाइट मेंटेन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलत चीज़ बोलती हूँ मैं। अपने मेडिकल एक डॉक्टर होते हैं, मैं ये बात बता रही हूँ कि ये डाइट मेंटेन करना, इसमें क्या करते लोग, सुबह में कुछ भी नहीं खाते, हल्का सा लाइट फूड ले रहे निकल जा रहे हैं, या कोई कुछ खा रहे भी नहीं, जूस पी ले रहे हट जा रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। और दोपहर के टाइम पे आके है ना थोड़ा सा चावल ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। लोग ऐसा बता ले रहे हैं कि हम लोग डाइट करेंगे तो अपनी मिजाज का अच्छी होंगी, और अपन आके है ना वेजिटेबल्स ज़्यादा, कच्चे तरकारियाँ खाएंगे तो ठीक रहेंगे। कच्ची तरकारी खाना है तो किस में खाना है वो बताऊँगी। स्पेशली कच्ची तरकारी हम इंसान के लिए नहीं, जानवर के लिए होती है।
हमारे वालिदैन, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमारे को बचपन से क्या करे हैं, सुबह में, दोपहर में 3 टाइम, रात तक में 3 टाइम खाना तो खाना ही है। कभी कोई एक वक़्त का खाना नहीं छोड़ना चाहिए। और बचपन से मैं भी खुद आके है ना बाकायदा अपने घरों में आके रोटी सब्ज़ी बनती थी सुबह के टाइम, हम पेट भर खाते थे। तो यानी कि पहला सुबह का नाश्ता हमारा पूरी रात भर हमारा स्टमक को खाली रहता है। तो सुबह का नाश्ता पेट भर करें आप। दोपहर में बाकायदा दाल चावल सब्ज़ी वगैरह लें, थोड़ा सा कम करें, 1 लुक़मा कम करें। और रात में आपको सिर्फ जवार की रोटी इस्तेमाल करें, बहुत बेहतर रहता। अगर कोई दूसरा भी लाइट टिफ़िन ले रहे हैं तो वक्त से पहले यानी कि 8 बजे के पहले ले लें आप, मगरिब की नमाज़ के बाद। तो आपकी तबीयत बहुत अच्छी रहेगी, आपका डाइट मेंटेन रहेगा और आपका वेट लॉस भी वेट नहीं बढ़ेगा आपका। और आप वेट उतरने के लिए आप पूरी तरीके से खाना छोड़ना बंद कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है, ये मत करें आप। जैसे कि अक्सर बीमारियों के कई अक़साम हो चुके हैं, कई तरह के टाइप्स के पेशेंट्स आते हैं। तो आपके पास मोटापे और ज़ियाबतीस जो कि डायबिटीज़ है उसके और कैंसर के जो भी मरीज़ आते हैं उनका क्या तिब्बी यूनानी के तरीक़े से इलाज मुमकिन है? इस ताल्लुक़ से भी कुछ ये चीज़ें जो भी मैडम बोले हैं उसमें आके है ना क्या है, आपको अगर आप एक माइग्रेन है, आपको साइनोसिस प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है, कैंसर है, आपको हार्ट ब्लॉकेजेस है, ब्रेन में ब्लड क्लॉट है, ब्रेन ट्यूमर है आपको, या आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, लीवर में फैटी लीवर में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में कौन सा भी चलने दो, ये प्रॉब्लम है। आजकल तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत सीवियरली चल रहा लोगों में। तो ये सब चीज़ें पहले तो डाइट का है, ये आपको इसका सही ट्रीटमेंट, मैं परमानेंटली इसका इलाज कर लेना चाह रहा हूँ बोले तो बेस्ट रिज़ल्ट, बेस्ट मेडिसिन इज़ यूनानी मेडिसिन। आप लोग आके यूनानी मेडिसिन लें, आप आराम यकीन माने आपको है ना 15 डेज़ या 20 डेज़ में आपको तकरीबन थोड़ा रिज़ल्ट दिख जाएगा। 2 मंथ्स के अंदर इसका पूरी तरीके से आपकी बीमारी चले जाएगी इंशाल्लाह। अगर किसी को भी पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, स्किन डिसीज़, एनी ऑफ स्किन डिसीज़ है, आप लोगों को पैरालिसिस प्रॉब्लम है, तो आप यूनानी ट्रीटमेंट लेके देखें, आपको मालूम होगा उसका रिज़ल्ट क्या है। आप एलोपैथी की तरफ जाएंगे तो टेम्पररी आपका इलाज होगा, लेकिन परमानेंट नहीं होगा। जी। और सर मेरा आजकल की जो जनरेशन है ये यूनानी मेडिसिन से बहुत दूर हो चुकी हैं, तो इनके लिए क्या मशवरा है कि उन्हें किस तरह यूनानी तिब में अट्रैक्ट किया जाए, किस तरह मुतवज्जो किया जाए? आप जो भी आज के न्यू जनरेशन है, ये लोग बच्चे लड़के स्पेशली क्या कर रहे हैं कि गलत चीज़ें कर लेके अपना बॉडी को लॉस कर ले रहे हैं। वो लोग छोटी उम्र में, मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं कि 18 साल का बच्चा भी आ चुका है मेरे पास, 21 साल के बच्चे भी आते हैं। वो बताते कि मैं पूरा टोटली सेक्स के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, मैं पूरा ज़ीरो हो चुका हूँ, मैं डर के अपने पेरेंट्स को बताए बगैर आते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं बताऊंगी कि अगर आप लोगों का कभी गलती आपसे हो गई तो आप कहीं भी मत जाइए, डरो मत। अक्सर बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, शायद मैं कुछ काम में नहीं आता बोल के, ये गलती मत करें आप। आपके कहीं भी जगह पे डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर है, उनसे जाके आप सलाह लें, वो दवाई देंगे, आप पहले जैसे थे वैसे बन जाएंगे। और दूसरी बीमारियां भी अगर है आपको तो आप एलोपैथी की तरफ जाके अपने आप को टाइम वेस्ट मत करें, मनी वेस्ट मत करें। आप सीधे यूनानी में चले जाएंगे, आपका रिज़ल्ट बस 1 महीना, 1.5 महीने में, 2 महीने में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, आपकी बीमारी चले जाएगी। आपको अगर किसी को भी कैंसर भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुद के पेशेंट्स में मैं देखी हूँ, एक लेडी थे, रिटायर ऑफिसर थे वो लेडी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, तकरीबन आके उनका सिस्ट बहुत बड़ा था। उन्होंने चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अपने कर्नूल में भी आके कई डॉक्टर से बता चुके हैं। तो मैं हॉस्पिटल्स के नाम से नहीं बोल सकती, डॉक्टर का नाम नहीं ले सकती मैं। तो वो लोग आके एडवाइस लेने के बाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल भी गए हैं, वहाँ से मेरा एड्रेस मिला उनको, मेरे पास आके इस्तेमाल करे, सिर्फ 7 महीने में उनका ब्रेस्ट कैंसर पूरी तरीके से चले गया। और एक आंध्रा में ही आदोनी साइड के तरफ आके है ना लंग्स कैंसर था एक आदमी को, उनका आके 30-40% उनका कवर हो चुका था लंग्स का, उनका भी तकरीबन 8 मंथ्स के अंदर पूरी तरीके से क्लियर हो गया। और एक पेशेंट को आके है ना मेरे फैमिली में ही था ये कि उनको आके ना स्टमक कैंसर था, वो लोगों का स्टमक कैंसर भी कम हो गया। यूट्रस कैंसर के तो कई केसेस आते हैं मेरे पास, वो लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो पेशेंट बहुत एक्टिव है, वो लोग टेस्ट कराने के बाद भी वो नॉर्मल है उनका टेस्ट, बहुत हैप्पीनेस है। अगर किसी को इस तरीके का प्रॉब्लम रहा भी तो भी आप यूनानी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं।
आजकल जैसे कि दवाओं के डुप्लीकेट्स भी हो गए हैं, जाली दवाएं भी हो रही हैं, तो यूनानी जाली दवाओं से किस तरह एहतियात किया जाए, किस तरह बचा जाए? बहुत से लोग हैं कि यूनानी डॉक्टर्स हैं, बताते हैं अपने आप को, लेकिन वो भी जाली दवायाँ फ़राहम करते हैं। तो इस ताल्लुक़ से किस आवाम को क्या सजेशन देंगे कि आप किस तरह बचा जाए, उनसे किस तरह एहतियात किया जाए? पहली बात तो कोई भी यूनानी डॉक्टर जाली दवाई नहीं देता, और एक डिग्री होल्डर, एक एजुकेटेड डॉक्टर ये गलती कभी नहीं करते वो लोग। ये जाली दवाई बोल के घरों के पास आके बेचते हैं लोग। ये कहीं आके कोई दूसरे गाँव से आके है ना, एक दिन का कैंप बोल के रखते हैं, चले जाते हैं, उनका एड्रेस नहीं रहता, कोई गाँव के बारे में जानकारी अपने को नहीं रहती। कोई बोलते कि हम ख़ानदानी ये दे रहे हैं दवाई, ख़ानदान से चल रहा, हमारे बड़े बुज़ुर्ग दे रहे, बोलते आप इस तरीके की दवाइयाँ इस्तेमाल मत करो। वही जाली दवाएँ कहे जाते हैं जो गाँव, छोटे छोटे गाँवों के अंदर भी आके कोई आके झोपड़ी में आके दवा दे रहे, कोई आके बोलते कि हम ये दवा दे रहे हैं, बीमारी जा रही बोल के, कई लोग कोई काढ़े दे रहे बोल के भी मैं नया इसके इंस्टाग्राम में भी मैं रील्स देख चुकी हूँ, जबकि उनके घर से कोई डॉक्टर नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से चीज़ें मत पिए। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आ गया तो वो लोग तो हाथ उठा देंगे, अब आपकी जान से आप खुद खेले सका हो जाता। कभी भी कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो पहले इसकी डिग्री देखें और वो डॉक्टर से बात करें। अगर वो डॉक्टर में आपको कुछ गलत दिख रहा था वो जगह से निकल जाए, क्योंकि एक जैसा ही डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर की टॉकिंग और उसका स्पेशली उसका जो बिहेवियर जो रहता पेशेंट से बात करने का वो अलग होता है। जाली डॉक्टर्स के अंदर उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलती बता देते हैं वो लोग। जैसे कि आपने अभी ये बताया कि यूनानी डॉक्टर्स आजकल बहुत से लोग फेक सर्टिफिकेट्स भी तैयार कर ले रहे हैं और लोगों को जाली दवाएं फराहम कर रहे हैं। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि असल यूनानी डॉक्टर की क्या खूबी होनी चाहिए? यूनानी डॉक्टर की खूबी तो पहले तो पेशेंट की नफ़ से ही वो अपना इलाज कर लेते हैं, और दूसरी बात जाली डॉक्टर की डिग्रियां तो मिलती हैं, ये तो मुझे पता नहीं। स्पेशली प्रोफेशनल डिग्री तो इतना आसान से तो नहीं मिलेंगी, मैं समझती हूँ। इतना है कि हर कोई कि अपने आप को हकीम बोल के दवाखाना शुरू कर रहे हैं, उनके ऊपर डिग्री डॉक्टर बोल के नहीं रहता। अपने आप को हकीम या मुफ्ती रहते, वो कोई आलिम रहते, वो थोड़े दवाएं सीख ले के है ना, यूनानी में हम दर्द से सीख ले के है ना, अपने आप को हकीम बोल के बोलते हैं। लेकिन स्पेशली उनके बोर्ड के ऊपर तो उनकी डिग्री नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती। वो लोग नहीं डाल सकते डिग्री, कभी ना कभी उनके लिए बहुत ही ख़तरा होता है, अरेस्ट भी हो सकते हैं वो लोग। तो आप ये भी देख ले सकते हैं, अगर कोई कह रहा मैं सिर्फ हकीम हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इस हकीम का इलाज करता हूँ, तो हकीम का इलाज कर रहे हैं तो उनकी डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट है, वो देखिए आप। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल जैसे कि बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, कैंसर भी है सबसे बड़ा एक बहुत जो बीमारी है, बहुत बड़ा मसला हो चुका है। हर एक 5 से एक 2-3 में तो कम से कम कैंसर ऐसी बीमारी निकल गई। तो यूनानी तिब में इसका क्या इलाज है, किस तरह का ट्रीटमेंट है इसमें? यूनानी में आके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है, जो मैंने अभी बताया था कि मैं खुद दे रही हूँ यूनानी का इलाज। यूनानी में कैंसर का ट्रीटमेंट दे रही हूँ। इसमें इलाज तो उसका मिजाज भी देखना ज़रूरी है अपने को, उसका कौन सी मिजाज चल रही है, और वो मिजाज के हिसाब से उसका कौन सा टाइप का कैंसर है, कौन से स्टेज में चल रहा है, वो स्टेज देख लेते हुए भी उसको हम बता देते हैं कि आपको इतने महीने का ट्रीटमेंट चलेगा, आप सब्र से लेते रहना। लेकिन उसके अंदर यूनानी में स्पेशली मैं जो पेशेंट्स को देखी हूँ कि वो लोग जब कैंसर की मेरे साथ मेडिसिन जब इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो लोग जितने महीने इस्तेमाल करें उतने महीने में उनको कभी बुखार नहीं आया, कभी वो लोगों को नज़ला नहीं आया, ज़ुकाम वगैरह नहीं आया, कोई किसी तरीके का बॉडी पेन नहीं। यानी कि इम्यूनिटी पावर इतना बढ़ा देता है कि पेशेंट को दूसरा साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता। अगर गलती से इसके जिस्म में कोई और भी बीमारी रही तो भी यही मेडिसिन से वो भी क्लियर हो जाती है, और वो बहुत एक्टिव होता है। सर का बाल वगैरह इसमें कीमो वगैरह नहीं देते अपन, तो इसकी वजह से उनके सर के बाल वगैरह भी नहीं जाते, कोई मानता भी नहीं कि ये पेशेंट कैंसर का है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है ये। आप चाहे तो किसी भी हकीम को ये कैंसर का ट्रीटमेंट दे रहा बोले तो आप वहाँ पे करा सकते हैं इलाज। अगर वैसा कुछ भी नहीं तो है ना, आप मेरा भी नंबर लेके भी आप मेरे के कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, इसमें किस तरह का एक कोई ऐसा पेशेंट के ये क्रिटिकल, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे उनके मर्ज़ होते हैं, तो उनमें एक कोई ऐसा पेशेंट के उसके केस को समझने में थोड़ा मुश्किल आया हो, आपका एक्सपीरियंस कुछ शेयर करें। मेरे एक्सपीरियंस में आके है ना, शुरू में जब मैंने यूनानी का ट्रीटमेंट शुरू करे थे तो उस टाइम पे तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते थे अपने को भी। लेकिन मेरे पास एक पेशेंट ऐसा आया था कि गैंग्रीन पेशेंट था, वो शुगर पेशेंट हो, उसको आके दोनों लेग पूरी तरीके से सड़ चुके थे
और पसफाम यहाँ तक कि कीड़े तक भी पड़े थे वो पेशेंट के पैरों में। पूरा डॉक्टर्स आके है ना वो पेशेंट को दोनों भी पैर निकाल देना बोल के बोले थे। वो पेशेंट यंग था आदमी, वो ज़्यादा एज नहीं थी, उसकी एज आके 43 कुछ ऐसा था एज। तो उस टाइम पे आके है ना वो पेशेंट की फैमिली का बैकग्राउंड भी देखने के बाद भी मुझे ख़ुद को भी रहम आया था कि ये पेशेंट को किसी भी हालत में ठीक करना है। अगर उसके दोनों पैर निकल जाएंगे तो वो बहुत ही माजूर हो जाएगा। तो मैं चैलेंज भी करा था पेशेंट मेरे से, मैडम आप मेरे ये ट्रीटमेंट सही भी करते बोले तो है ना, यकीन मानो मैं आपको कहाँ से कहाँ तक मैं लोगों में बताऊंगा आपके बारे में बोल के मैं खुद अपने आप से चैलेंज लेके वो पेशेंट का करी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो काम करके जी रहा है। और कोरोना के टाइम पे भी आके मेरे से एक पैरालिसिस पेशेंट आए थे आलमपुर की तरफ से। वो पेशेंट को आके बीपी शुगर हाई हो जाने की वजह से, वो ट्रीटमेंट्स नहीं लेने की वजह से बाहर डॉक्टर्स के पास नहीं जा सके थे उन्होंने, तो उनको पूरी बॉडी पैरालिसिस आ चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट भी आके मेरा सिर्फ 1.5 महीने में अच्छा हो गया। आज उसका साइकिल शॉप का रिपेयर का है, वो काम करके जी रहा है। ऐसा केस था। और एक कोरोना के टाइम पे ही मेरा केस एक ऐसा था कि थ्रोट कैंसर था बच्चे को, यंग लड़का, अनमैरिड बच्चा था, वो गुटखे वगैरह खाने की वजह से हुआ था। अब वो पीरियड में वो बच्चे को गुटखा नहीं मिला कोरोना में, तो उसमें वो बच्चे को इन्फेक्शन हो जाके पूरा फेस स्वेलिंग हो गया और उसको बात करने भी नहीं आ रहा, पानी पीने भी नहीं जा रहा, ट्यूब भी डालेंगे बोले तो हॉस्पिटल जाने का चांस नहीं था। तो वो बच्चे को आके वो लोग बड़ी मुश्किल से मेरे पास आए थे। मैं सिर्फ एक रकम का कैप्सूल दिए थे, वो कैप्सूल आके सिर्फ मैं 15 डेज़ का दी, लेकिन वो बच्चा मेरे को 5 दिन में फ़ोन पे बात करा। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे का भी एक अच्छा केस हुआ मेरे पास। तकरीबन ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह थायराइड है, परमानेंट थायराइड के क्लियर नहीं आता। एक लड़की नर्स है बच्ची, उसको माउथ पैरालिसिस हुआ था, बॉडी में कहीं भी नहीं हुआ, सिर्फ उसके बात करने में और गले में आ गया था पैरालिसिस वो बच्ची का, जबकि ना शुगर था उसे ना बीपी था। वो किस तरीके से आया समझ में नहीं आया। वो पेशेंट को भी आके उसका मेरे इंस्टाग्राम में वो पेशेंट का भी वीडियो है अभी तक भी। तो वो लोग भी केस बहुत, एक सिर्फ 1 मंथ में यकीन मानो वो बच्ची बात भी कर रही, सो आवाज़ भी है उसके अंदर। ऐसे बड़े बड़े चैलेंजेस केसेस हुए ही मेरे पास। इनफर्टिलिटी में आके है ना, ये केस मेरा बॉम्बे से आया था। वो 20 इयर्स मैरिज हो के और वो डाइवर्स पे आ गया था केस। बच्ची के वालिदैन नहीं थे, इंतकाल हो गया था उनका, उनके माँ बाप नहीं थे। तो वो डाइवर्स के पंचायत में आके है ना, मैं भी उसमें जाती हूँ, तो वहाँ पर वो बच्ची का केस देखने के बाद मैं चैलेंज करके ले ली थी, ये लड़की को मैं आके 6 महीने में प्रेग्नेंट करूँगी, तुम इसको डाइवर्स नहीं देंगे। तो उसके हस्बैंड 1 रुपया नहीं दिया मेरे को इलाज के लिए, मैं पूरा फ्री करी वो बच्ची का इलाज। अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने में उसको प्रेगनेंसी आ गई, उसके पास आज एक लड़की है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बड़े बड़े केसेस हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आवाम के जहन में होता है कि यूनानी इलाज का असर बहुत धीरे धीरे होता है, तो ऐसा क्यों है, इस बारे में भी कुछ आवाम को हाँ, ये जड़ी बूटी का इलाज है, ये केमिकल आइटम नहीं है। केमिकल आइटम आपको क्या है, सर में दर्द है, एक टैबलेट ले लिए, 10-15 मिनट में आपका सर का दर्द कम हो जाएगा। वैसा यूनानी में नहीं होता। अगर किसी के दिमाग में ये बात रही तो निकाल दें। कभी भी हमारी यूनानी दवाई शुरू करते हैं कोई भी डिसीज़ के ऊपर, तो पहले हमारी बॉडी को सेट होने के लिए दवाई 10-11 दिन तो पक्का ही लगे। जब वो 11 दिन से अपना काम शुरू करती ना, तो 15-20 दिन में आपको रिज़ल्ट बताना शुरू कर देती है। ये इसमें यही फ़र्क है। तो ये यूनानी दवाइयों में पूरी जड़ी बूटी से बनने की वजह से आपको इसका रिज़ल्ट स्लो रहता पर परमानेंट था। जी, जिसके मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आप हुकूमत को यूनानी तिब के ताल्लुक़ से क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि इसमें किस तरह की बेहतरी की जाए, तरक्की की जाए इसको? हाँ, मैं गवर्नमेंट से, हुकूमत से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, जिस तरीके से आप लोग आयुर्वेदिक के ऊपर आके इंडियन मेडिसिन बोल के जितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, हर कंट्री में आप लोग इसके बारे में कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत फैसिलिटीज़ रखे हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी बना के रखे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी बहुत अच्छा रखे हैं। और मैं इतना बताऊँगी कि आप ये फीलिंग्स मत रखें कि ये अरबी कंट्री की दवा है, ये इंडिया की है, इस तरीके से मत रखें। हमारे को पेशेंट से इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट को किस में दवाई से रिज़ल्ट आ रहा, उसकी मिजाज ठीक हो रही, वो देखना चाहिए। हुकूमत को मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यूनानी को भी वैसे ही डेवलप करें जैसा आप आयुर्वेदिक को कर रहे हैं। पीजी के लिए भी मेंटेन करें। हमारे आंध्र प्रदेश में आके कर्नूल का एक ही है यूनानी मेडिसिन, अब्दुल्ला यूनानी मेडिकल कॉलेज, और एडी का भी शुरू कर रहे हैं। ये तो मेरे को तो मालूम है, पक्का का उसका डिटेल्स नहीं मालूम। मैं हमारे आंध्रा गवर्नमेंट से, सीएम से मैं इतना बताऊंगी कि आप आके है ना हमारे कर्नूल के यूनानी मेडिकल कॉलेज को डेवलप करें, वहाँ पे दवाइयों की फैसिलिटी करें। और हमारे को दवाइयों का गार्डन नहीं है, एक हमारे को गार्डन बनाने के लिए जगह दें।
गवर्नमेंट के तरफ से कि जड़ी बूटियाँ डाल सकें हमारे पास, हमारे स्टूडेंट्स को उसके एक्सपीरियंस बता सकेंगे कौन सी जड़ी बूटी क्या है, कौन सा रूट्स क्या है, बल्कि हर्ब्स के बारे में बहुत कम नॉलेज हो रही बच्चों को। और कॉलेज में भी आके आप प्लीज़ आप बच्चों के लिए कुछ फैसिलिटीज़ करें और कुछ मशीनरीज़ भी लेकर आएँ। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुका है, कैप्सूल फार्म, टैबलेट फार्म, ये सब कुछ भी आप पहले की तरह पूड़ियाँ नहीं बनाते। ये चीज़ों के लिए है ना कॉलेज को डेवलप करें। और स्पेशली ऑल इंडिया में जितने भी यूनानी कॉलेज हैं, तो हमारे इंडिया गवर्नमेंट से भी यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि है ना आप हर कॉलेज को आप मदद करें, उसको डेवलप करें। वहाँ के स्टूडेंट बच्चों के लिए पीजी कॉलेजेस भी नए ओपन करें, ताकि हमारी पूरी इंडिया में हर तरीके का आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी जितने भी मेडिसिन्स है सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना इलाज कर सकें। और हर कौम का पेशेंट, हर कौम का, इसमें स्पेशली बीमारी ज़ात देख के आदमी की, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन देख के नहीं आती बीमारी, तो हर कैस्ट के लिए हर जगह पे फैसिलिटी रहे। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये मदद करें आप। आखिर में एक सवाल पूछूंगी मैं कि हमारे टीवी के नाजरीन जो हैं उनके लिए सेहत के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस इतना रखूँगी कि आप लोग अपना डाइट मेंटेन करें, आप अपना खाने का टाइम टेबल मेंटेन करें और वक्त से गलत जगहों पे ना जाएं, नीटनेस मेंटेन करें। और पहली बात तो आके है ना कि आधे ईमान है अपना, तो ये ईमान को मेंटेन करें। जिस तरीके से हम नमाज के लिए कैसा करते हैं नीटनेस मेंटेन करते हैं वैसा करें। और अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने खाने पे ख्याल रखें आप। डॉक्टर सुल्ताना साहिबा, आपने बहुत ही मुफीद मालूमाती मैसेजेस दिए हैं और कई ट्रीटमेंट्स के बारे में बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। और नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू से आपको यूनानी तिब के बारे में अहम मालूमात हासिल होंगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।